नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 5 राज्यों के चुनाव तो हो गए, विधानसभा चुनाव खत्म हो गए। एसआईआर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध ठहराया है, सही ठहराया है और कहा है कि इस पर काम किया जाना चाहिए आगे, कि जिन लोगों की नागरिकता गई है उनके साथ क्या काम होगा, होम मिनिस्ट्री या सरकार उसको आगे कैसे बढ़ाएगी, इस सब पर भी आदेश दिए गए। इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के फैसले के बाद सुना है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। कांग्रेस किस तरह से देख रही है इस लड़ाई को, आगे की लड़ाई को, क्या विपक्ष इस पूरे मसले पर एक साथ चलेगा? और कांग्रेस में जो केरल में हुआ उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ जो उनका कनेक्शन है, उस पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है, और घुसपैठियों को लेकर शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बात की है कि अब उन्हें बाहर भेजा जाएगा, ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। जब राजनीति गर्म हो तो राजनीति के विशेषज्ञ हमारे बड़े भाई सतीश के सिंह साहब को याद करना पड़ता है। सतीश जी को आप जानते ही हैं, देश विदेश की राजनीति पर उनकी बारीक पकड़, गंभीर नजर और ईमानदार आवाज। सतीश जी बहुत सारे चैनल्स के संपादक रह चुके हैं, बहुत सारे संपादक उनके चेले रह चुके हैं, रह रहे हैं। और देश में राजनीति में भी उनके बहुत सारे मित्र हैं जो उनको अंदर की बात बताते हैं। तो हम सतीश जी को प्रणाम करते हैं। सतीश जी बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। आपसे बातचीत करने का अवसर मिलता है, ये बहुत बड़ा मतलब सर एक हमें आनंद सौभाग्य। मिलता है, हमें आनंद मिलता है कि आपके दर्शन हो जाते हैं और उसके साथ साथ समझ में आने लगती है बात कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हालांकि हिंदुस्तान की राजनीति जो है जिस तरह से चल रही है उसमें काफी उठापटक चल रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लगातार जो बदलाव दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी के हारने के बाद, टीएमसी के हारने के बाद, क्या ममता बनर्जी की पार्टी भी टूटने वाली है, ये सब भी बड़ी बात चल रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है घुसपैठियों का। तो सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आवाज सुनाई पड़ रही। जी। तो सतीश जी ये बताइए कि ये जो एसआईआर का फैसला हुआ है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से ये बातचीत चल रही है? देखिए, एसआईआर का जहां तक सवाल है विजय जी, एसआईआर के संवैधानिकता पे किसी ने प्रश्न नहीं उठाया था, यहां तक कि याचिकाकर्ताओं ने भी नहीं। तो याचिकाकर्ताओं के दखल से, उनके प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट की उसके बाद नजर पड़ी और तब आधार जैसा फैसला हुआ। 65 लाख जो लोगों का नाम बिहार में था उसको सार्वजनिक करना पड़ा और 11 में से एक दस्तावेज आधार बना। और ऐसे ऐसे कई ऐसे फैसले हुए जो कि याचिकाकर्ताओं के या राजनीतिक दलों के प्रयासों के बाद ये सुप्रीम कोर्ट से आया। दरअसल मैं इसको इस रूप से देखता हूं कि जो मुख्य बात यह है कि सवाल प्रक्रिया पे था, जल्दबाजी पे थी, तीव्र एकदम पिंच हिटिंग पे, स्लॉग ओवर्स और T20 जैसा था कि कई राज्यों में ऐसा लगा कि आ तूफानी गई। ताकत लगा करके आप उसको कर रहे हैं। और नतीजा ये भी हुआ कि एक जगह तो 27 लाख वोट वो मरे कि जिए, पता नहीं। घुसपैठिए थे, चाइनीज थे, पता ही नहीं चला कि कंप्लीट भारतीय थे और मतदाता थे और वयस्क थे और एलिजिबल थे। और वो वोट नहीं दे पाए बंगाल में। और बंगाल में सुना है कि जो उसके बाद और उसके बीच में जो 6,000 एप्लीकेशन आए हैं उसमें 4,000 मतदाता वैध पाए गए, माने वोट से वंचित रहने के बाद। तो मतलब उनको ये वोट जो देने का अधिकार मिल सकता था, उन्हें नहीं मिला। नहीं मिला, तो सवाल इसी का था, सवाल इसी का था। अरे भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने विजय जी आ, मतलब इलेक्शन कमीशन ने इसको जल्दबाजी में नहीं किया होता, इसको अपने प्रारूप में नहीं किया होता, तो ये तो नाम कुछ भी दे दीजिए, एसआईआर दे दीजिए या मैडम दे दीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन आप जल्दबाजी में आज कल परसों में कह दीजिए दस्तावेज ले आओ, नहीं ले आओ, अभी ये इतने हटे, अब इतने जुड़े, अब कल को ये होंगे, कल को वो होंगे। प्रश्न इसी का था और बहुत सारे प्रश्न अभी भी बरकरार हैं। अभी सर आगे ऐसा आने है वाले, हाँ, ये कोई जी, मतलब सवाल यही है ना, वैधानिकता का तो चलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, सबको मानना भी पड़ेगा। वो है भी, और ये ऐसा कोई वजह नहीं था। पहले भी मतदाता पुनरीक्षण हुए हैं। लेकिन ये जो एसआईआर था, एसआईआर का मतलब ये था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, माने इसमें गलतियां चूक कुछ न रहे। यही हुआ ना एसआईआर का मतलब। समरी तो पहले भी होता रहा है। तो इतनी जो त्रुटियां रह गई, इतना जल्दबाजी हो गया। अभी पहले आधार, मतलब एसआईआर में जब आधार जुड़ा, उससे पहले तो एसआईआर का कोई आधार नहीं था। अब जो दो सवाल आए हैं नागरिकता के, नागरिकता में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है विजय जी? जी। यही वही कहा हम है कि आपसे इनको, समझना चाहते हैं कि अब एसआईआर पर तो जो हो गया वो हो गया। एक तो एसआईआर को वैधानिकता दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, इस पे सवाल खड़े हो सकते नहीं हो सकते वो अलग मुद्दा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अब हम क्या उससे आगे चल सकते हैं, क्योंकि बात अब कुछ आगे बढ़ गई है। पानी जो है ना ऊपर निकल गया है। एसआईआर का काम खत्म हो गया, मतलब जो राज्यों में अभी 16 राज्यों में और होना है वो सब होगा। वो तब वैधानिक हो गई, उसके लिए टाइम भी है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जिन लोगों के नाम काटे गए हैं या हटाए गए हैं, वो नागरिकता के मसले पर उन्हें सरकार के पास भेज दिया जाए, होम मिनिस्ट्री के पास भेज दिया जाए। तो बहुत सारे लोगों की चिंता ये है कि भाई आपका असली मकसद तो यही था नागरिकता को पहचानना और घुसपैठियों को बाहर निकालना। तो क्या आप इसको ऐसे ही देखते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, भाई इलेक्शन कमीशन के पास एक बहुत ही डिफाइंड तरीके से सिटीजनशिप का मसला है, वो सिटीजनशिप को डिसाइड नहीं कर रहा। देखिए नागरिकता का जो मसला है, वो नागरिकता के बारे में जितना हमने सुना, जितना बड़े वरिष्ठ वकील लोग भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका जो अधिकार है अंतिम रूप से इसको निर्धारित करने का, वो एक एम्पावर्ड कमेटी है, एक विशेषज्ञों की कमेटी है, स्पेशल कमेटी है होम मिनिस्ट्री के तहत, उसके पास है। मतलब नागरिकता को, भाई कोई ऐसा तो नहीं होगा कि अवैध आदमी, घुसपैठिया आदमी भारत का मतदाता हो। यहां तक चुनाव आयोग का है, लेकिन अंततः फैसला ये कि भाई होम मिनिस्ट्री करेगा। और जो होम मिनिस्ट्री के भी इसको और स्पष्ट करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि होम मिनिस्ट्री कुछ भी फैसला कर दे, उसकी कमेटी कुछ भी फैसला कर दे, तो न्याय के लिए, अंतिम न्याय के लिए लोग कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस जी, बात है कि जाएंगे तो कोर्ट ही जाएंगे। तो अंततः तो मामला तो कोर्ट में ही आता है। दरअसल मुश्किल क्या है ना विजय जी, कि पहले मतदाताओं का निष्कासन हो जाता है और वो दर-दर भटकते हैं, और चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद निष्पादन होता है। ये असली मसला है, चाहे वो नागरिकता का हो, चाहे मतदाता का हो, चाहे दस्तावेज का हो, सबका। भाई ऐसा कौन-सा, कैसा, क्या ये पूरा सारा संवैधानिक प्रावधान हम लोग को भी मालूम है कि एक गंभीर परिस्थिति में बहुत सारे चुनाव टाल दिए जाते हैं, टले हैं पहले। जी। लेकिन क्या है कि आप पहले चुनाव करा लीजिए, उसमें से मतदाता 27 लाख निकल गए, 27 लाख मतदाता निकल गए, 27 लाख मतदाता निकल गए, वो वोट नहीं दे पाए, और उसके बाद कहे कि हाँ जी अब तो 10 ही रोज में कर देंगे इसका फैसला। बात ये नहीं है, बात ये कि एक भी मतदाता महरूम रह जाता है वोट देने से, और उसकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक व्यक्तिगत निजता का भी सवाल है, इज्जत का सवाल, कि जी, भाई मैं हर तरह से वैध भारतीय हूँ, वैध मतदाता हूँ, और मैं वोट नहीं दे पाया, और बंगाल चुनाव हो गए, उसके बाद 6,000 एप्लीकेशन में 4,000 जो दावा किया जा रहा है कि 4,000 वैध पाए गए। तो ये काम पहले करना चाहिए ना, निष्पादन कर लीजिए, फैसला कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट करे, इलेक्शन कमीशन करे, उसके बाद आप मतदान कराइए, उसके बाद वोट कराइए। इतना जल्दबाजी क्या है? मतलब जल्दबाजी इसलिए है कि आप 4 महीना 3 महीना का आप स्प्रिंट रेस लगा रहे हैं। आगे के चुनावों के लिए करते, अगर यही करना था। जैसे
अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसका काम पूरा हो गया। इस पे कोई आपत्ति तो आपको व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन एक समय दिया गया है, उस दौरान हो रहा है, उस दौरान ये पूरा हो गया है। जहां तक नागरिकता का सवाल है, तो एक आध सवाल ये बाद में फिर उठेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट होम मिनिस्ट्री वाला कमेटी फैसला करेगा, तो विजय जी पता नहीं क्या फैसला करे। अभी तो दो बातें सत्ताधार हैं सर, इस पर आपने जो सवाल किया वो ठीक है। यही सवाल लोग करते हैं, कहते हैं कि भाई सतीश जी जैसे विद्वान जो लोग हैं और देश के और बहुत सारे लोग, उनको तो किसी चीज में भरोसा ही नहीं है, न इलेक्शन कमीशन पे भरोसा रहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, अब होम मिनिस्ट्री तय करेगी सिटीजनशिप तो उस पर भरोसा नहीं है। कोई तो सिस्टम चलेगा, आपको किस पर भरोसा है? या तो सतीश जी के पास सौंप दिया जाए सब काम, वही सबसे ईमानदार बुद्धिमान जुडिशियल आदमी है, वही तय करते हैं, नहीं तो सारे सवालों पर संतोष ही नहीं होगा। देखिए, ये जो तर्क है ना, ये बेहुदा तर्क है, समझ लीजिए। ये जो लोग हैं, वो लोग बेहुदा किस्म के लोग हैं और तानाशाह प्रवृत्ति के लोग, है ना? उनको आज तक घुसपैठिया पाकिस्तानी या भारतीय में तो अंतर ही नहीं आया, मुसलमान में भी अंतर नहीं आया। उनको अंतर नहीं लगता है कि नहीं? अब तो डेमोग्राफिक कमीशन भी बन गया है शायद, बन गया अब तो। कमेटी बन गया है। सवाल भरोसा आप जीतोगे ना, आपके ऊपर भरोसा क्यों घटा है, क्यों ऐसे लोग सफल हो जाते हैं ये सवाल करने में कि भाई आपके ऊपर भरोसा की कमी है। जो लोग सवाल कर रहे हैं, उनको सवाल पैदा करने का कोई मौका मत दीजिए। अगर आप जी। 3 आप विजय जी, हम और आप हैं मान लेते, कल मतदान है, आज हमको दिन तक पता नहीं है कि मेरा वोट है या नहीं है, तो क्या भरोसा होगा? होना चाहिए? नहीं होना। तो हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो प्रजातांत्रिक और जो भी एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो चेक और बैलेंस पे चलता है कि एक संस्थान है, उसके ऊपर दूसरा संस्थान नजर रखता है और वही दूसरा संस्थान पहले वाले पे भी नजर रखता है। मतलब एक दूसरे पर आप चेक हाँ, बैलेंस दूसरा करके रखते हैं। चेक तो एंड आप बैलेंस ऐसे का करेंगे तो सिस्टम भरोसा। हमारे पास है जिस पर नहीं, काम हम लोग करते मुझे ये बताइए, भरोसा भरोसा तो कितना साल हो गया, 80 साल के लगभग हो गया, 47 से। भरोसे की बात नहीं है, भरोसा की बात ये है कि भाई पहले भी बहुत सारे मसले मंत्रालय में गए, कोर्ट में गए और कोर्ट में बराबर मामला जाता रहा। तो कहीं न कहीं एक रिड्रेसल मैकेनिज्म रहता है कि हमको ये दिक्कत है। अगर अच्छा भरोसा मान लेते हैं, सरकार इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया कि अब 27 लाख लोग वोट नहीं देंगे, तो फिर काहे के लिए 6000 एप्लीकेशन आए? ये बताइए ना। ये तो मान लेना चाहिए, भरोसे में है कि वो लोग बढ़िया करते हैं, जो कर दिया फाइनल है। तो फाइनल फाइनल के लिए अच्छा सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए लोग? इतना लोग नहीं जाते तो क्या आधार इसमें जुड़ता? आधार, सब लोग कहते हैं कि पासपोर्ट को छोड़ करके कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो नागरिकता का मतलब तय आजा करते। तय कर लेकिन तब सवाल यह है कि आप 11 में से 11 डॉक्यूमेंट है ना, हम्म, बाकियों में आपने कैसे तय कर लिया? मतलब ये नहीं है ना। देखिए, भरोसा कहाँ से खत्म होता है? एडिशन डिलीशन का अब बहुत सारे आरोप लग रहे, आरोपों को शांत कर दीजिए। आप शांत कर दीजिए ना। ठीक है। ये मत कहिए कि इधर फोटो खिंचाएगा और इधर महिलाओं का फोटो खिंचाएगा तो उनकी निजता का हनन हो जाएगा, है ना? और आप मुस्लिम मतदाताओं से, महिलाओं से कहिए कि बुर्का हटाओ। आपका कोई मतलब, एक पोजीशन होना चाहिए, एक क्लैरिटी होना चाहिए जो विश्वास दिलाता हो, विजय जी। ठीक और है। नहीं तो अगर अब चुनाव, सुनिए ना, मैं तो ये कहता हूँ कि जी अगर इसी तरह से चुनाव कराना है, अगर इसी तरह से चुनाव कराना है, आप कहेंगे तमिलनाडु केरल में क्या हुआ, ये भी एक तर्क रहता है। ये भी अरे तर्क है। इसकी कोई गारंटी है? हम दोनों ईमानदार हैं तो सारे पत्रकार ईमानदार रहेंगे। आप समझिए ना बात को, सीधा सीधा करते हैं। बात यह है कि जब गड़बड़ियों का बादल आप जो है मंडराएंगे तो इस तरह का होगा। और आपको अगर इतना ही कुछ बड़ा एजेंडा है, तो हटाइए, छोड़िए, ये सब चुनाव छोड़ ही दीजिए। मतलब इसको, इसके ऊपर सवाल चुनाव का नहीं होना चाहिए। या तो चुनाव हटा दो ना, चुनाव हटा दो, विकसित भारत हो जाएगा, सच में जल्दी हो जाएगा।
कर दो, सर चुनाव की क्या जरूरत है? अब ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन वन एक सवाल इलेक्शन, एक सुनिए ना, सवाल ये वन होता नेशन, सवाल वन इलेक्शन वन वन नेशन वन वन इलेक्शन। नेशन वन इलेक्शन का नहीं है। अगर विकास के पैमाने को देखा जाए तो सबसे बढ़िया है, सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ेगी, रेवड़ी भी नहीं देना पड़ेगा, जो आप चाहेंगे फैसला होगा मेरिट पर वो कर लेंगे। जर जनता का कोई आपको ध्यान रखना है ओवरऑल, अभी तात्कालिक नहीं रखना है, तो वन नेशन नो इलेक्शन कर दें, है बहुत जगह, करें। नहीं भाई, तो फिर हम ये नहीं कह पाएंगे ना कि हम दुनिया के सबसे पुराने और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। खत्म करिए, खत्म करिए ना। सर अब सवाल बात हो नहीं रही है। उठने चाहिए विजय जी। विपक्षियों जी के बारे में भी एक टिप्पणी करूंगा कि जी। विपक्षी जो है, विपक्षी मान लेते हैं कि गलत सलत सवाल उठाते हैं, है ना? तो आप गलत सलत तो राजनीति में है, तो सवाल भी नहीं उठा सकते क्या? आप गलत सलत कर सकते हैं, वो गलत सलत सवाल भी नहीं उठा सकते। तो ये स्थिति होना चाहिए कि एक तारतम्यता होनी चाहिए, जिसमें एक विश्वास का वातावरण जी हो नहीं। तो मैं इसको, देखिए विजय जी, मैं गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं। ये अगर जिस प्रकार के आरोप लगा दिए जा रहे हैं, जिस तरह से कॉकरोच पैदा हो जा रहे हैं, जिस तरह से कुछ कुछ हो रहा है, ये एक गंभीर संकेत है जिसको हमें शांत कर देना चाहिए। या तो इतनी आप में ताकत हो कि किसी को कुछ बोलने का जरूरत ना पड़े, उसके पास खुद ही ताकत ना हो कि वो बोल पाए, कुछ तो आप करोगे। लेकिन जो आप ऐसी कॉकरोच की बात कर रहे हैं, देश में लोग कह रहे हैं कि ये कॉकरोच तो जो है वो विदेशी जो ताकतें हैं, वो जो हमेशा ही देश को कमजोर करने में लगी रहती हैं, वो ही सब ये करते हैं। ये तमाशा कुछ चलने वाला नहीं है देश में। देखिए, सवाल ये, आज देश गंभीर संकट में है, चौतरफा संकट, चौतरफा। खास तौर से जो 100 करोड़ के लगभग भारतीय हैं, उनका बहुत भारी संकट है। 100 क्या, 125 करोड़, वो गंभीर संकट आर्थिक है। वैसे में आप मौका देंगे तो आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो तथाकथित मित्र लोग भी, सब व्यापारी हैं, वो आपके ऊपर तरह तरह के दबाव का इस्तेमाल करते हैं। अचानक हम लोग देखते नहीं थे पहले, ये अचानक से सवाल खड़ा होने लगता था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ह्यूमन राइट्स का, फलाना का, सिविल लिबर्टी का। पहले होता था या नहीं होता था? पहले तो ज्यादा होते थे, आपको आजकल नहीं लग रहा होते। होगा कि अभी नहीं हो रहा, ऐसा माहौल है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सवाल उठाने वाले उसको एक हथियार बना लेते हैं और अंदर अंदर जो है आपके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जो आपको आज के मीडिया के दौर में आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं। आपको कुछ नहीं पता चलेगा। कोई बता रहा है नेशनल मीडिया में, ये बता रहा है क्या कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, नहीं, पाकिस्तान का रुपया मजबूत हो गया, शेयर मार्केट मजबूत हो गया, पाकिस्तान 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया? कौन बता रहा है, बताइए? और आपके यहाँ तीनों घट रहा है। बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम देखिए, आप ही अब बोलते जाइए ना, इसी पर इकोनॉमिक्स पे ही बात करते हैं ना जी कि क्या नहीं, है लेकिन मैं ये सब। अभी एक और महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करना चाहता हूं सर, कि जो SIR से आगे जब हम बढ़े, तब बात आ गई है सिटीजनशिप की, नागरिकता को लेकर। तो एक तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि पूछिए आपके बुद्धिमान मित्रों से कि क्या घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहली बात। और अगर घुसपैठियों को बाहर करना है तो पहले उसको पहचानना पड़ेगा, उसको पहचानना है तो नागरिकता करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया भर में नागरिकता को लेकर बात होती है, यही हिंदुस्तान में यह है कि सबे भूमि गोपाल के, जो आ जाए वो रह जाए। नहीं, देखिए, घुसपैठियों को निकालना चाहिए। घुसपैठियों का मतलब एक एक यूनाइटेड नेशन का ग्रुप भी है रेफ्यूजी को लेकर के, वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन कोई घुसपैठिया स्वीकार नहीं करेगा, चाहे इस देश में चाहे उस देश। और खास तौर से जब दक्षिणपंथी मिजाज से पूरी दुनिया बहुत सारे चल रहे हैं, तो उसमें तो और नहीं करेगा। यही राजनीति की सीढ़ी ही होती है। इस तरह की बात करोगे जितना, तो आपको हो सकता है चुनावी फायदे मिले, और मिलते भी और मिलेंगे भी। तो बात वो नहीं है, बात यह कि घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, ये बात सच। लेकिन घुसपैठिए का ट्रैक रिकॉर्ड 12 साल में तो 11,000 नहीं होना चाहिए था। मनमोहन सिंह के समय में 94,000 निकाले गए थे। तो क्या मनमोहन सिंह
मनमोहन सिंह दक्षिणपंथी थे? नहीं थे। जब नहीं थे दक्षिणपंथी, तब उन्होंने 94,000 निकाला था। आप 12 साल रह गए, आप 9,000 या 10-11,000 निकाल रहे हैं और 12 साल के बाद आपने और तूफान बवंडर खड़ा कर दिया है। अब इसको ये मेरे ख्याल से ये पैठ का सवाल ज्यादा है, घुसपैठिए का सवाल कम है। पैठ का मतलब बंगाल में, बिहार में आपको पैठ मिल गई और हल्ला हुल्ला करके, और उसके बाद क्या होगा? असम की ही बात कर लेते ना, छोड़िए ना, हटाइए ना, और आगे का बात कर लेते। जी। हम दिल्ली का ही बात कर लेते, चलिए हटाइए, मुंबई का कर लेते। सवाल ये है कि एक कहावत है, किया दिया कुछ नहीं या गिलास फोड़ दिया 12 आना का, 12 खर्चा वही 12 बात है। तो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड 12 साल बाद क्यों कर रहे हैं? ये तो सतत प्रक्रिया है, सतत चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। आप चलाओ तो, लेकिन कुछ तो चलाओ कि नहीं, लेकिन अचानक ये तो हल्ला। एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना चाहते हैं ना, अब आप भी ऐसी बात करते हैं। जब एक सरकार कंक्लूजन लॉजिकल तरीके से जाना चाहती है कि भाई घुसपैठियों की पहचान हो और वो होम मिनिस्ट्री करेगी, ये भी सरकार के सिस्टम में है, कोई तो उन्होंने अमित शाह ने खुद ने तो बनाया नहीं है। तो जब भाजपा के लॉजिकल कंक्लूजन के साथ चलना चाहती है, नहीं तो वो आप कहते कह लॉजिकल। रही है तो मुसलमानों के खिलाफ है, उनको निकालना चाहते हैं। अरे विजय जी, मैं इसलिए तो बदनाम हूं। 12 साल में हम टेक्नोलॉजी के भी अब नए ढंग से चालू करें कि एआई में अब हम कब अब काम करेंगे, सेमीकंडक्टर में अब काम करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर में अब काम करेंगे, और एक और चीज है, ये सारी चीजों में आप शुरुआत करिए, स्वावलंबन में हम अब काम चालू करेंगे। ऐसी बात तो है, कोई कोई नहीं कहेगा कि ये खराब काम है कि नहीं? तो यही सब काम पहले 12 साल में भी तो करते। मेरा तो ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, हल्ला उल्ला करने का क्या है? हल्ला उल्ला करने का तो ये हल्ला तो आप सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं। हल्ला तो सिर्फ राजनीति में वोट नहीं तो अब तो हासिल कर रहे करने हैं, के लिए है। अब कर रहे हैं, तो आप जो हल्ला कर रहे हैं, देखिए, हम कहाँ हल्ला कर रहे हैं, अब क्या कर वो रहे हैं? मतलब इनको जो लोग लाइसेंस हल्ला मिला कर था। रहे हैं, अब तो सुनिए सरकार ना, तैयार हो गई ना करने के लिए। तो अब दिक्कत होगी अगला बार चुनाव के लिए, इसलिए हो सकता है अभी से ये सब कर रहे हो। और आपको पता ही है 240 जब आया 2024 में, तो बहुत लोगों को तो 400 सोच रहे थे, और उसके बाद से सब शुरू हुआ। ये क्या वैसा तिलिस्म है जो 2024 के चुनाव के बाद बहुत तरह की चीजें एक साथ आ रहे हैं और बहुत तरह के आरोप एक साथ लग रहे हैं। लेकिन विजय जी, मेरा यही सिर्फ कहना है कि आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो दिखाइए। अच्छा चलिए ना, हम एक और बात बोल लेते हैं। घुसपैठियों का ही सवाल है, कितने मिले बिहार में? एक। और दूसरा दूसरा कि निकाले कितने? 7 महीना तो सरकार का हो गया, कितना हो गया? 5-6 महीना तो हो ही गया लगता है नवंबर में, 14 नवंबर। नवंबर में सरकार बनी। हाँ, तो इधर 9 नवंबर से मई अंत आते आते दुनिया 6 कितना महीने। नीचे खिसक गई। भारत का पर इतना चौतरफा संकट थोड़ी था। नवंबर में तो भारत एकदम बुलंद था, दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, शेयर बाजार गुलजार था, हम दुनिया के विश्व गुरु थे। ये तो मौका था इस दौरान यही सब काम कर देने का। अब अभी करे ना भाई, लेकिन सही ढंग से करे, लेकिन करे तो कोई सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है, ये सही तरीका तो है क्या? वो इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्ट्री के पास भेजेगा, होम मिनिस्ट्री उसको जांच करेगी और उसमें भी रिड्रेसल सिस्टम होगा। यदि आपको पसंद नहीं होगा, आप उससे नापसंद कर रहे होंगे, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका है ना। यदि केवल पुशबैक कर देते तो फिर आप नाराज होते कि ये क्या तरीका, किसको भेज दिया किसको नहीं भेजा। अरे मैं तो आपसे एक ही सवाल का आप भी नहीं जवाब दे रहे, ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता? अरे ये जवाब तो सरकार से पूछिए, मुझे क्यों आप पूछ रहे हैं? मैं तो नहीं, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं सरकार हाँ, से आप भी। ये सवाल खड़ा हम पहले कीजिए। ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? आप आज कर रहे हैं, तो आप जब जो करें वही सही है क्या? या आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये जरा बता दें। हाँ, इतना जल्दबाजी एसआईआर की क्या थी? सबसे पहले तो घुसपैठिया की दिक्कत थी, उसी को पहले करते, उसी को पहले कर लेते। एसआईआर तो बाद में भी हो सकता था, है ना? एसआईआर पहले 3 महीना वाला एसआईआर, घुसपैठिया 12 साल। और आप कहें कि नया हम चालू कर रहे हैं, नई दृष्टि से चालू कर रहे हैं। ड्रेस बदलने से रिड्रेसल नहीं होता।
लेकिन अब ये बात भी तो है ना, आपकी सारी बात मान लें फिर भी वो सवाल तो रहता है कि यदि आज शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए कोई काम शुरू आज से ही किया जा रहा है, तो उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? ये घुसपैठियों की हमने पहचान का शुरू काम में आज ही सरकार कहा, शुरू कर रही है। आपको सुनिए ना, शुरू में ही कहा कि हमको क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, हम्म। हमको क्या ऑब्जेक्शन है तो जब आप शुरू कहिए अच्छा करना है। काम कर रही है सरकार। नहीं नहीं, अच्छा काम हम ये नहीं बोलेंगे, ये काम क्यों किया जा रहा है, कब किया जा रहा है और अब तक क्यों नहीं किया गया और पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और कई तरह की चीजें हैं, उसके आलोक में सब मिला के देखेंगे ना। सीधी सी मतलब बात है। आपको सरकार की नीयत पर शक है, ये सवाल ये है मतलब? देखिए आजकल नीयत व सरकार के नीयत व पर सवाल करना भी बड़ा बहुत बड़ा सवाल या निशान है ना। मैं एक बात कह रहा हूं कि सीधी बात मेरा मेरा ये है कि आप संतुष्ट करके करो ना भाई, आप सबको विश्वास में लेके करो ना। आपका समस्याएं आपको 17 तरह का घेर रही है, तो आप उसके दौरान एक एजेंडा बना रहे हैं तो बनाइए। भाई कौन कह रहा है, आपको किसने रोका था इसको नहीं बनाने से? और ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है ध्रुवीकरण की राजनीति? कोई नया तो है नहीं। जिस पार्टी में यह बोला जाता हो कि 80-20 की ही राजनीति हम करेंगे, जिसका एक मुख्यमंत्री बोलता है कि हम मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे नहीं क्योंकि वो हमको वोट नहीं देते, तो अब उसका तरीका यही है ना, तो सबको घुसपैठिया डिक्लेयर कर दो। ये माहौल जो खराब हो रहा है, उसका मेरे पास और तरीके हैं इसको डील करने का, इन लोगों से बेहतर है कि नहीं? तो अब बताइए आप ना सोच कुछ सरकार को। हैं, सरकार सरकार को कुछ को अपना बताइए, दे। आप सारे कहाँ रखेंगे अपने पास? नहीं, सरकार, हमारी सरकार जो है वो हर तरह से परिपूर्ण है। उनको कुछ नहीं किसी का चाहिए, वो किसी की बात नहीं सुनते, वो उनको बात जो सुनाना रहता है करना रहता है वो करते। यही मुश्किल है। इसी में जो है ना, आर्थिक चीजों पे तो हम तो लगातार आजकल सब चीज में आर्थिक ले आते हैं। ये आर्थिक में कितनों की बात सुनी, और अभी जो लोग बोल रहे हैं उनकी बात सुनना चाहिए। अगर सुनना है तो अभी सुनने लायक है, अभी तो सुनने लायक है, अभी तो सुनने लायक है। अरे 18-0 अमेरिका के सवाल पर उस लोगों ने सवाल किया। आपका मतलब हम थोड़ा विषयांतर कर रहे हैं कि आपका ट्रेड डेफिसिट है ही, कैपिटल वाला भी डेफिसिट हो रहा है, सारा चीज की समस्या हो रही है, तो आखिर हो क्यों रही है? हो क्या रही है? वैश्विक संकट से हो रही है, हो रही है, लेकिन खाली वैश्विक संकट से नहीं हो रही है, एकदम बिल्कुल है। अरे रुपया का कीमत विजय जी, अरे 4-5 रुपया तो अभी घटा है ये वार के बाद। उससे पहले उससे पहले आपका व्यापार घाटा $100 बिलियन के लगभग था। वो कोई नया 4-5 महीने में हुआ है या पहले हो रहा था? तो क्यों हो रहा था? ये सवाल महत्वपूर्ण। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं, जब आप इस वोटर पे और मतदाता पे और घुसपैठिए पे आ जाएंगे, तो ये कोई नया सवाल थोड़ी है। नया सवाल, नया सवाल नहीं है। सर अभी सरकार के प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री रहने के। वैसे इस सरकार के 2 साल जो तीसरा कार्यकाल है वो 9 जून को पूरा होगा, लेकिन 12 साल हो गए 26 मई को। और एक तर्क है जिसमें भी दम हो सकता है कि भाई 12 साल कोई सरकार लगातार चल रही है और हैट्रिक बनाकर चल रही है, तो इसका मतलब देश के ज्यादातर लोगों को उन पर भरोसा है। तो भरोसा है तो अब तक जो चुनाव है, जो चुनाव के भरोसा तो है ही भाई। सरकार बनी है, 240 में बने चाहे 233 में बने, बनी तो इन्हीं की है सरकार। और आज के डेट में तो हमें मजबूत भी लगती है और ज्यादा, ये बात भी सही है। लेकिन सरकार मजबूत होने से, पार्टियां मजबूत हो जाने से देश मजबूत नहीं होता, ये ऐसा मेरा मानना। अच्छा, ये तो गंभीर बात आप कर रहे हैं। जी तो देश जी। जब मजबूत होगा तभी तो सरकार मजबूत होती है, तभी तो लोगों का नहीं भरोसा नहीं पैदा होता है। नहीं 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 नहीं, या अब सरकारें बहुत जगह बहुत मजबूत रही हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक मजबूत रही है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
तो अब मुझे आखिरी सवाल के पे बताइए कि आप यदि संतुष्ट नहीं है सरकार के कामकाज से कि घुसपैठियों को लेकर, नागरिकता को लेकर, तो चलिए आप एक वन पॉइंट फार्मूला दे दीजिए। हमारा प्रोग्राम सरकार अगर देखेगी, मुझे नहीं पता देखते हैं कि नहीं देखते, तो उनको पता पड़ जाएगा भाई सतीश जी जैसे विद्वान जर्नलिस्ट जो हैं वो बता रहे हैं ऐसे करना चाहिए काम, तो ऐसा कर लेते। नहीं, देखिए हम ऐसे बिन मांगे सलाह तो हम देंगे नहीं। लेकिन ऐसे क्या है कि लिए हमारा क्या देश के लिए सुनिए जरूरत है और सर। एक मिनट विजय जी, और हमारा क्या स्टेक है इसमें? कोई हमारा पार्टी-वार्टी से तो लेना-देना नहीं, विपक्षी भी झूठ बोलते देश हैं। में तो आपका स्टेक है ना, देश के आप स्टेक होल्डर है। नहीं तो देश में जो हो रहा है बहुत सारे चीजों में पुनरीक्षण की आवश्यकता है और पूरा आप उसको एनालिसिस करिए कि कहाँ गलत है। गलतियां मानिए, लोगों की सुनिए और वो मिला-जुला के एक फैसला करिए। ये सबसे जरूरी चीज है। यहाँ तो मैं तो चुनाव को किस दृष्टि से देखता हूँ विजय जी मैं तो उसको देखता हूँ कि ये प्रेशर कुकर है। उसमें आदमी को मिलता क्या है चुनाव में? कुछ नहीं। आजकल तो कुछ थोड़ा बहुत मिलने भी लगा है, 3-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार। अगर इसी को चुनाव बना देना है 10 हजार, 5 हजार को, तो ये मेरा मतलब है कि ये कोई चुनाव नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज कि चुनाव में क्या है ये चुनाव? चुनाव में क्या होता है कि इतना सारा भाषा, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे लोग, इतने तरह-तरह की विविधताएं, वो प्रेशर कुकर है जो कि आके वो निकल जाता है। उस सीटी निकल जाती है। मैं विषय उसको विशेष पे चुना हाँ, प्रेशर तो वो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है। उसको करने दीजिए, उसको करने दीजिए। वो भी मत लीजिए। उसमें भी सवाल नहीं होने चाहिए। एकदम एक सवाल नहीं होने चाहिए। एक सवाल नहीं होने चाहिए। एक मतदाता जो वैध मतदाता है, बताइए वो वोट नहीं दे पाया बंगाल में, ये कौन सी बात? ये मुझे नहीं समझ में आता। ये हमको नहीं समझ बहुत सारी चीजों का पुनरीक्षण करना पड़ेगा। चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे सोशल पॉलिसी हो, चाहे विदेश नीति में। तो मैं तो कहता हूं आपको तंज में कि विदेश नीति में हमें एसआईआर करने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। समझ रहे हैं? तो ऐसी-ऐसी चीजें करने से विपक्ष को साथ लेना चाहिए। जो भी कुछ बचा है विपक्ष, अब तो विपक्ष विपक्ष को तो साथ साथ कर रहता ही नहीं है। राहुल जी जी। तो कभी साथ रहते नहीं है प्रधानमंत्री के। विपक्ष तो साथ रहता नहीं है प्रधानमंत्री जी के। अरे भाई तो सीबीआई के डायरेक्टर चुनने में तो गए थे ना प्रधानमंत्री के घर, निवास पे गए थे ना, तो कैसे नहीं रह सकते? अभी किसी को श्रद्धांजलि देने का, माल्यार्पण करने का था, उसमें भी साथ थे। विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में आजकल बोल भी रहे हैं, है ना? तो आप भी तो कुछ पग बढ़ाओ। आप उधर से क्या होगा? वो तो कह देंगे कि तूफान आने वाला है, तो तूफान तो सच में आया। लेकिन अब दूसरा तूफान पे इसको मोड़ दिया गया है। हम और आप भी घुसपैठिए पे ही बात कर रहे हैं, मतदाता पुनरीक्षण पे ही बात कर रहे हैं, इसी पे बात कर रहे हैं। हम कहाँ बात कर रहे हैं कि भाई आर्थिक संकट 115-13 रुपया पेट्रोल मिल रहा है, 115 अब क्यों नहीं, मिल रहा है? उस पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, आपसे भी ज्ञान मुझे लेते रहे मालूम हैं, है कि आप लेकिन लगातार चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मैं आज लेकिन जो आज ये विषय बात चर्चा ऐसी आपसे थी कि बोल भाई इसका भी एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि ये भी मैं गंभीर मसला मानता हूँ कि इस पर भी वो चर्चा बहुत होनी गंभीर मसला है जो कुछ भी हो रहा है, चाहिए। बेहद गंभीर है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए देखते हैं सरकार हमारी और आपकी बात कितना सुनती है। हम तो अपनी बात कह देते हैं, अपने मन की बात निकाल देते हैं, बाकी तो सरकार जी, की इच्छा है। बहुत बहुत वाह। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सतीश जी की तरह से दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से साफ साफ बात कीजिए। अच्छा लगता है। स्वस्थ रहिए सर। थैंक यू वेरी मच।